Good morning, student. Now, today we have to start. Already we have discussed about plant tissue. In plant tissue, मेरिस्टेमेटिक tissue, simple permanent tissue. मेरिस्टेमेटिक tissue में तीन तरीके के एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपने पढ़ लिया. सिंपल परमानेंट टिश्यूज में आपने सिंपल और कॉम्प्लेक्स दो भागों में हमने डिवाइड किया था. सिंपल में आपने पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा पढ़ा. इनकी फंक्शनिंग, इनके वर्किंग, कहाँ मौजूद होते हैं, किस तरीके का इनकी कंपोजिशन होती है, ये आपने देखा और क्या इनका फंक्शन है प्लांट के केस में. और लास्ट क्लास में आपने पढ़ा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, जहां पर अलग अलग तरीके के टिश्यूज आपस में मिलकर कंबाइंड होकर एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है तो परफॉर्म करते हैं प्लांट में. और जब वो ऐसा करते हैं तो वो कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. और इसमें दो आते हैं वेस्कुलर टिश्यू, जिसमें एक है जाइलम, दूसरा फ्लोएम. वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एब्जॉर्ब फ्रॉम द रूट द वाटर एंड मिनरल टुवर्ड द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. जो ऊपर की तरफ जाता है, यूनिडायरेक्शनल मोशन होता है जाइलम के थ्रू. और दूसरा आता है फ्लोएम, जिसका काम होता है तो डिस्ट्रीब्यूट द फूड प्रिपेयर्ड इन द लीफ. तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है. अब बात आती है, ये तो प्लांट टिश्यूज की बात हो गई. अब हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू की. हालांकि जो मैंने पहली स्लाइड बताई थी इंट्रोडक्शन की, उसी स्लाइड में मैंने आपको ये कहा था कि जब आप एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे तो एनिमल टिश्यू में आपको चार तरीके के टिश्यू पढ़ने हैं. एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू. तो ये चार तरीके के टिश्यू पढ़ने. देखिए, आज हम बात करेंगे जिस टिश्यू के बारे में, उसका नाम है क्या? एपिथेलियल टिश्यू. इसके बारे में बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू में. एक दिन क्लास लगेगी जिसमें हम केवल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे, और एक और क्लास होगी जिसमें हम मस्कुलर और नर्वस टिश्यू के बारे में बात करेंगे. तो इस तरीके से हमने ये डिवाइड कर रखा हुआ है, क्योंकि जो टाइम ड्यूरेशन है अपने पास, उसके हिसाब से आज हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करेंगे. एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू किस तरीके का होता है, इसकी कंपोजिशन किस तरीके की होती है, इसकी फंक्शनिंग किस तरीके की होती है, ये हम बात करते हैं. चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू. देखिए, एपिथेलियल टिश्यू जो मौजूद है ऑर्गेनिज्म में, या यूं कहिए कि एनिमल्स में, ये कैसा है? ये वो टिश्यू है जिस तरीके से आपने प्लांट के केस में एपिडर्मल टिश्यूज देखा था. एपिडर्मल टिश्यू में मैंने क्या बताया था? जब मैंने स्क्लेरेंकाइमा खत्म किया था तब मैंने एक और टिश्यू के बारे में बात की थी, जिसको मैंने कहा था एपिडर्मल टिश्यू. और यही वो एपिडर्मल टिश्यू था जिसमें क्या मौजूद थे? बीच बीच में स्टोमेटा वगैरह मौजूद थे, या इनके से रूट हेयर. मैंने कहा था एपिडर्मल टिश्यू वो टिश्यू है जो पूरे के पूरे प्लांट को कवर करके रखता है. क्या करता है? पूरे प्लांट को कवर करके रखता है. अब चूंकि वो कवर करके रखता है, क्यों कवर करके रखता है? हमने कहा था एपिडर्मल टिश्यू. ठीक वैसे ही जो काम एपिडर्मल टिश्यू करता है, वही हमारे बॉडी में, एनिमल बॉडी में कौन करता है? एपिथेलियल टिश्यू करता है. कौन करता है? एपिथेलियल. एपिथेलियल टिश्यू क्या है? एक तरीके से मान लीजिए कि आपके पूरे शरीर को जहां कहीं भी पार्ट है, उसको एक तरीके से लेयरिंग करने का काम, जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, वो किसकी है? एपिथेलियल की. अब आप ऐसा समझ लीजिए कि जो मेरी स्किन है, ये क्या है? एपिथेलियल टिश्यू है. मैं यदि अपने माउथ की बात करूं तो अंदर, ऊपर, नीचे, चारों तरफ, तो ये सब क्या है? एपिथेलियल है. यदि बाहर से जो मैं पूरा दिख रहा हूं वो भी एपिथेलियल है. और यदि मैं अंदर चले जाऊं तो अंदर की भी जो लेयरिंग है वो भी किसकी बनी हुई है? एपिथेलियल की. मतलब हमारे बॉडी का इनर और आउटर दोनों जो पार्ट है वो एक कोटिंग से कवर्ड है. वो कोटिंग किसकी है? एपिथेलियल टिश्यू की. हाँ, इसके अलावा जो अंदर चीजें मौजूद हैं वो फिर कोई दूसरे तरीके के टिश्यू हो सकते हैं, वो मस्कुलर टिश्यू हो सकते हैं, वो दूसरे और टिश्यू हो सकते हैं. लेकिन जहां तक पूरी बॉडी वो एक तरीके से कवर्ड है, तो आप ये कह सकते हैं कि दे आर प्रोटेक्टिव एंड कवर होल बॉडी. आपसे यदि कोई पूछे कि ऐसा कौन सा टिश्यू है जो पूरे शरीर में मौजूद है या पूरे शरीर को कवर करता है, तो एपिथेलियल टिश्यू है. या कौन सा ऐसा टिश्यू है जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है? ये प्रोटेक्ट किससे करता है? प्रोटेक्ट फ्रॉम एंट्री ऑफ
एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फॉरेन मटेरियल, कोई भी बाहरी पदार्थ जो है उसको आने से रोकने का काम यही करता है। आगे बात, यानी किसी चीज को आने नहीं देता। अब ये कब नहीं आने देगा? ये तब नहीं आने देगा जब इसकी सेल आपस में क्या होंगी, पास पास मौजूद होंगी, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। तब यदि इंटरसेलुलर स्पेस होगा, दूर दूर मौजूद होंगी, तो कोई चीज अंदर घुस जाएगी। तो एक और इससे क्या निकल कर आता है हमको, दे है नो इंटरसेलुलर स्पेस, इनके बीच में, इन सेल्स के बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर मींस एक ही सेल। अब इन दो सेल के बीच में दी जगह होगी तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल अंदर घुस जाएगा हमारे शरीर में। लेकिन आप देखिए यहाँ कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। ये जो पसीना निकलता है, जो ऑयल ग्लैंड मौजूद होते हैं जिनके कारण जो ऑयल सिक्रीशन होता है, ये दूसरी चीज है। ये इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, खाली जगह नहीं है कि कोई चीज अंदर की तरफ चली जाए या बाहर आ जाए। और इस इंटरसेलुलर स्पेस बनाने के लिए, नो इंटरसेलुलर स्पेस जोन बनाने के लिए दे हैव सीमेंटिंग मटेरियल, मतलब उनके बीच में कुछ सीमेंटिंग मटेरियल। सीमेंटिंग का मतलब ये अपना जिससे घर बनता है वो सीमेंट नहीं, सीमेंटिंग का मतलब होता है कुछ ऐसी चीजें मौजूद होती है जिसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। चौथा, चूंकि मैंने कहा कि ये प्रोटेक्ट करता है हमारे पूरे बॉडी को, ऑर्गेनिज्म को, तो इट आल्सो एक्ट एज बैरियर फॉर डिफरेंट ऑर्गन। आप मान लीजिए ये स्टमक, अब ये स्टमक की जो बाहरी लेयर है ये भी एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होगी, और जो अंदर की जो लेयर है वो भी किसकी बनी होगी, एपिथेलियल टिश्यू की। तो इस तरीके से स्टमक को बॉडी के और दूसरे पार्ट से सेपरेट करने का काम भी कौन करता है, एपिथेलियल टिश्यू। तो इसलिए लिखा है आल्सो एक्ट एज बैरियर फॉर डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये हमारे डिफरेंट ऑर्गन में बैरियर की तरह भी क्या होता है, बिहेव करता है। जहां तक अलग अलग पोर्शन की बात, चाहे वो आप स्किन ले लो, चाहे लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ले लो, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम की लाइनिंग ले लो, ये सब किसकी बनी हुई है, ये सब के सब एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। इज इट क्लियर? नाउ अब चूंकि टाइटली पैक्ड, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, सीमेंटिंग मटेरियल है, इसलिए कैसी है, टाइटली पैक्ड है एंड फॉर्म कंटिन्यूअस सी, मतलब क्योंकि ये आपस में जुड़ी हुई है, जहां कोई इंटरसेलुलर स्पेस है, एक शीट की तरह फॉर्मेशन का देखने को मिलता। इसके अलावा यदि कोई एक कहूं, जैसे मैंने स्टमक का डायग्राम बनाया था कि अंदर और बाहर दोनों तरफ एपिथेलियल टिश्यू मौजूद है, यदि मैं ये कहूं कि कोई भी सब्सटेंस हमारे शरीर के किसी अंदर घुसना चाहता है, या कोई शरीर के कोई चीज बाहर आनी चाहती है, कोई भी चीज जो हमारे शरीर के अंदर जाना चाह रही हो या हमारे शरीर के बाहर जाना चाह रही हो, उसको कम से कम एक एपिथेलियल लेयर पार करनी ही पड़ेगी। सो एनीथिंग इंटरऑर्डरी बॉडी must cross at least one एपिथेलियल लेयर। तो कम से कम एक जो है तो क्या नाम से एपिथेलियल लेयर तो क्रॉस कर, मान लीजिए मेरे को शरीर में कोई चीज घुस गई तो उसको बाहर निकलने के लिए कम से कम एक एपिथेलियल तो क्रॉस करनी पड़ेगी, या मेरे शरीर के अंदर कोई चीज को जाना है तो उसको कम से कम एक एपिथेलियल लेयर तो पार करनी ही होगी। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा शरीर एपिथेलियल टिश्यू के प्रोटेक्टिव पोर्शन में जो है तो मौजूद है, या यूं कहिए प्रोटेक्टिव जाल बना रखा है एपिथेलियल टिश्यू ने, ताकि कोई भी चीज हमारे शरीर में अपने आप अंदर आ या बाहर जा ना सके।
इसके अलावा यदि मैं एपिथेलियल की बात करूं सो अब एपिथेलियल टिश्यू एज पर वर्क एंड प्लेस कहां पर मौजूद है? दे हैव डिफरेंट कंपोजिशन एंड फंक्शन। हालांकि बेसिक प्राइमरी रोल क्या है एपिथेलियल टिश्यू का? प्रोटेक्ट करना, एक कवरिंग प्रोवाइड करना पूरे बॉडी को। उसके अलावा एपिथेलियल टिश्यू हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में मौजूद है और जहां पर मौजूद है उसके हिसाब से क्लासिफाइड है। कुछ जगह आपको ये डेलिकेटेड मिलेगी, यानी बहुत पतली ना। कभी आपने पापड़ खाए हो तो आपने देखा होगा पापड़ की आपने थोड़ा सा आगे अच्छा खा लिया तो आपके ऊपर की तालू जो है तो कट जाती है, उसकी बहुत पतली सी जो है तो स्किन आपके जीभ में बार बार फंसती है, वो भी एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। ये स्किन जो आपको दिख रही है ये भी एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। जो आप सांस लेते हैं अलवलाई, उसमें जो विंड पाइप वो भी एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है। सो आप यदि देखेंगे तो एपिथेलियल टिश्यू सब जगह मौजूद है, लेकिन फंक्शन के हिसाब से बहुत सारा अलग अलग स्ट्रक्चर है, या यूं कहिए कि उनके काम बहुत अलग है। आप स्टमक देखिए, स्टमक में आप देखिए कि बड़ी मोटी मोटी जो है तो लेयर बनी हुई है, क्योंकि वहां कॉलिग्नर एपिथेलियल पाया जाता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, अगेन एपिथेलियल टिश्यूज आर क्लासिफाइड on squamosal epithelial, stratified squamosal epithelial, columnar epithelial, cuboidal epithelial, ciliated epithelial and glandular epithelial। तो इस तरीके से 5-6 भागों में डिवाइडेड है। यहाँ फंक्शन से ज्यादा हमको ये ध्यान रखना है कि एक्चुअली ये काम करते क्या है, यानी इनकी जो स्ट्रक्चर पे भी आप देखेंगे, सॉरी फंक्शन में कह रहा हूँ कि इनकी स्ट्रक्चर से ज्यादा हमको इस बात पे ध्यान रखना है कि ये काम क्या है, क्यों इस तरीके से ये इन्होंने अपने स्ट्रक्चर को चेंज किया, ये जानना बहुत जरूरी है। बाकी नॉर्मली तो एपिथेलियल टिश्यू वही है, लेकिन as per requirement, as per necessity, they have changed their shape and size and structure to perform that particular function। अब एक एक करके उसकी बात करते हैं। अब ये समझ आइए एपिथेलियल टिश्यू को हमने 4 भागों में फिलहाल यहाँ डिवाइड कर रखा हुआ। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्यों? क्योंकि ये बाय नेचर सिंपल होती है, सिंपल इनका स्ट्रक्चर होता है, तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। कॉलमनर, कॉलम शेप होती है, अभी हम स्ट्रक्चर भी बताएंगे। देन क्यूबॉइडल, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और लास्ट में हमने ग्लैंडुलर की बात की है। फिर हमने सिलिएटेड की बात नहीं की, जब हम कॉलमनर और क्यूबॉइडल की बात करेंगे उसी में सिलिएटेड की बात करेंगे। सबसे पहला जो है सिंपल स्क्वामोजल एपिथेलियल टिश्यू। ये जो सिंपल स्क्वामोजल की मैं बात कर रहा हूं, तो ये इनका मेन काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। इनका मेन काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। और चूंकि ये ट्रांसपोर्ट काम करने का काम करती है, इसलिए ये कैसी होती है? फ्लैट बाय नेचर, और साथ ही साथ डेलिकेट, थिन, बहुत ज्यादा मोटी नहीं होती, पतली होती है, डेलिकेटेड होती है और फ्लैट होती है, मतलब इनमें कोई रिजल्ट नहीं पाए जाते। और इनका मेन काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। ये जो स्क्वामोजल एपिथेलियल टिश्यू है, ये आपको देखने को मिलेगा ब्लड वेसल्स में। कहां देखने को मिलेगा? ब्लड वेसल्स में। ये कहां देखने को मिलेगा? लंग, एल्वोलाई, यहां पर ये देखने को मिलेगा। दरअसल अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस बेस पे पूछे जाते हैं कि ब्लड वेसल में किस टाइप का एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा, या स्क्वामोजल एपिथेलियल टिश्यू इनमें से किस पार्ट में मौजूद होगा। तो यदि आपको आइडिया है कि स्क्वामोजल एपिथेलियल दिखता कैसे है, होता कैसे, तो यदि आप स्क्वामोजल एपिथेलियल की बात करें तो कुछ इस तरीके से बिल्कुल फ्लैट स्ट्रक्चर होता है सेल्स का, और इस तरीके से कंटिन्यूएशन शीट बनती चली जाती है। इसको हम कहते हैं क्या? स्क्वामोजल एपिथेलियल टिश्यू, यानी सिंगल लेयर सेल की एक पतली सी शीट बनती हुई आपस में चली जाती है,
मान लीजिए एक सेल रखा, दूसरा सेल रखा, तीसरा, चौथा, पांचवा और जोड़ते हुए चले गए तो एक शीट बन गई। इसी को कहते हैं क्या? सिंपल स्क्वैमोजल एपिथेलियल टिश्यू। और ये स्क्वैमोजल एपिथेलियल टिश्यू ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे, फ्लैट होंगे बाय नेचर, डेलिकेटेड होंगे, थिन होंगे और कहाँ मौजूद होंगे? आपको मौजूद होंगे ब्लड वेसल्स में और साथ ही साथ लंग्स, एल्वोलाई। इसके बाद इनका जो काम है, तो जहां कहीं भी ये थिन और क्योंकि डेलिकेटेड है, इसी स्क्वैमोजल एपिथेलियल टिश्यू से एक और टिश्यू का फॉर्मेशन होता है जिसे कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोजल एपिथेलियल टिश्यू। अब ये क्या है, इसको मैं क्यों इतना इंपॉर्टेंस देके बता रहा हूं? दरअसल जब इसी सिंपल स्क्वैमोजल एपिथेलियल टिश्यू की ढेर सारी परतें या ढेर सारी लेयर्स ऐसे आपस में जुड़ के एक स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर बना लेती हैं, इसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड। ये स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर बना लेती है, यानी कि परत दर परत 4-6 परत जुड़ गई तो एक स्ट्रक्चर बन गया। ये जो लेयर बनती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोजल एपिथेलियल की, ये जो बाय नेचर कैसी होती है? बहुत प्रोटेक्टिव होती है और ये वही लेयर है आप जिसे कहते हैं क्या? क्या कहते हैं इसको? स्किन कहते हैं। तो आप ये समझ जाइए कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोजल एपिथेलियल टिश्यू का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? स्किन। मैनी लेयर का आपस में कंपोजिशन होता है जिसको हम स्ट्रेटिफाइड कहते हैं, प्लस इसके साथ साथ ये वाटर एंड एयर भी जल्दी से रहेगी। वाटर और एयर, या यूं कहिए वाटर और मिनरल्स, इन दोनों से जो है तो क्या है वो एयर तो थोड़ा बहुत चला भी जाएगा। वाटर मान कर चलिए, पानी से क्या है? इम्परवियस। इम्परवियस का मतलब कि ये पानी आप स्किन में डालिए, आप रोज नहाते हैं, ऐसा होता है कि एक बाल्टी पानी में से कुछ आधा बाल्टी आपके शरीर में घुस जाता है और आप मोटे हो जाते हैं? ऐसा तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे आप पानी डालते हैं स्किन के ऊपर से पानी चला जाता है, स्किन के अंदर पानी नहीं एंटर करता, तो वो इम्परवियस होता है। क्यों? क्योंकि ये जो स्किन होती है ये एक लेयर नहीं बल्कि कई सारी लेयर, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोजल एपिथेलियल है, बनी स्क्वैमोजल से है, लेकिन क्योंकि एक से ज्यादा लेयर आपस में कंबाइंड हो गई हैं, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोजल एपिथेलियल टिश्यू। एंड द एग्जांपल इज स्किन। कई बार क्वेश्चन आता है कि स्किन किसका बना हुआ है या स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोजल एपिथेलियल का बेस्ट एग्जांपल क्या है? द आंसर विल बी स्किन। इज इट क्लियर? साथ ही साथ ये जो स्ट्रेटिफाइड होगा, एक तो ये वाटर बदल दिया, फिर दूसरा it protects from wear and tear, means ये जल्दी से इसके लेयर की थोड़ी सी लेयर बाय लेयर होती है तो ये जल्दी से टूटती भी नहीं है, वियर टियर भी नहीं होता। कई बार आप खेलते वक्त गिर जाते हैं, आपके ऊपर की स्किन छिलती है, तो आपने देखा होगा ऊपर की स्किन छिल जाती है लेकिन उसके नीचे एक आध लेयर बची रहती है, थोड़ा बहुत पानी सा आता है लेकिन पूरी स्किन नहीं चलती। तो कहने का मतलब स्किन बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव नेचर शो करती है कि यही हमारे पूरे शरीर के पूरे बाहरी पार्ट को क्या करके रखा है, इसने कवर करके रखा है। अब जो दूसरे तरीके की सेल से कॉलम्युलर एपिथेलियल टिश्यू, तो आपको बता दूं आपकी इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का काम है ये यही करते हैं। कौन? कॉलम्युलर एपिथेलियल टिश्यू। कॉलम्युलर एपिथेलियल का मतलब कॉलम लाइक, या यूं कह लीजिए पिलर लाइक स्ट्रक्चर, क्या कह सकते हैं आप इनको? पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इनका काम होता है क्या? इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन करने का काम, या जो है तो आप मान लीजिए कि सिक्रीशन करने का काम, ये दोनों काम करते हैं। क्योंकि ये जितनी भी कॉलम्युलर एपिथेलियल टिश्यू है जो पिलर लाइक है, जिनको हमने कॉलम्युलर शेप में स्ट्रक्चर बना रखा हुआ है, और जब नी कॉलम्युलर शेप के ऊपर इस तरीके से छोटे छोटे सीलिया मौजूद हो जाते हैं, सीलिया मौजूद होने लगते हैं, तब यही कहलाने लगती है क्या? सीलिएटेड
एपिथेलियल सीलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू। तो आप ये समझ जाइए कि चाहे वो सीलिया कॉलुमिनर में मौजूद हो या क्यूबॉइडल में मौजूद हो, जैसे सीलिया मौजूद हो जाएंगे, फाइबर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर उनको सीलिया कहते हैं। तो जैसे छोटे छोटे सीलिया लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होंगे, जो अब आपको बता दी कॉलुमिनर, जैसे कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू इंटेस्टाइन में मौजूद है, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का काम कर रही है, मतलब फूड को एब्जॉर्ब करना या एंजाइम्स को रिलीज करना, उनमें ये इंटेस्टाइन में कॉलुमिनर एपिथेलियल है। जो सीलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू है, इसका काम क्या है, ये कहां मौजूद होती है, तो ये आपको मिलेगी कहां पर, रेस्पिरेटरी ट्रैक में। कहां मिलेगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, क्योंकि रेस्पिरेशन में या ट्रैक में, या आप एक जगह और होगा, ये वेजाइनल में भी मिलेगा, जहां पर हम देखेंगे कि ओवम को पुश करने का काम करेगा आगे की तरफ। तो ये दोनों जगह देखने को मिलता है। तो खासकर रेस्पिरेटरी ट्रैक आप याद कर लीजिए। तो कॉलुमिनर एपिथेलियल कहां कहां पाया जाएगा, इस तरह कॉलुमिनर शेप स्ट्रक्चर होगा, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का काम करेगा, और यदि सीलिया मौजूद हो गए तो सीलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियल कहलाएगा, जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में मौजूद होगा या वहां पर काम करेगा। इज इट क्लियर? तो आई थिंक ये दोनों समझ में आ गए। अब इसके बाद हम दो की और बात करते हैं। अब यदि मैं बात करूं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की, तो बाय नाम से क्लियर है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके का। ये सब कैसे है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। आप बुक का डायग्राम देखेंगे तो बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये पूरी की पूरी इस तरीके से इस तरीके। तो आप देखिए कि जैसे क्यूब होता है, मैथ्स में आपने क्यूब पढ़ा है, कॉलुमिनर मीन्स एक तरीके का रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर हो गया, और क्यूब का मतलब जिसका लाइन लेंथ और ब्रेथ जो है कैसी हो, बराबर। तो ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि ये कॉलुमिनर की तरह बहुत लंबे नहीं होते, इनकी साइज नॉर्मल होती है। और ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू आपको मिलेगा कहां, सलाइवरी ग्लैंड में। कहां मिलेगा, सलाइवरी ग्लैंड में। साथ ही साथ आप पढ़ेंगे क्या, किडनी, वहां पर भी मिलेगा। सलाइवरी ग्लैंड में ये सलाइवा का फॉर्मेशन करते हैं, आगे बात किडनी में ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, यानी कि फिल्ट्रेट करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ये काम। तो इन दोनों जगहों पर ये पाया जाएगा क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। और यदि इन क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू में क्या मौजूद हो जाए, सीलिया मौजूद हो जाए, सीलिया प्रेजेंट हो, तब यही कहलाने लगेगा क्या, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो बहुत ज्यादा परेशान। तो ये क्योंकि क्वेश्चन यही आता है, आपसे कोई डायग्राम नहीं पूछेगा, आपसे यही पूछा जाएगा कि क्यों, उसका काम क्या है। तो आपको जब यदि पता चलेगा कि ये सलाइवरी ग्लैंड में मौजूद होता है, तो आप आसानी से बता देंगे कि वो सलाइवा फॉर्मेशन करता है। यदि कहा जाएगा कि किडनी में मौजूद है, तो आप बता पाएंगे कि वो फिल्ट्रेशन का काम करता है, ब्लड से जो इम्प्यूरिटीज है उनको फिल्ट्रेट करने का काम करता है। तो ये आप आसानी से बता पाएंगे। तो हमने तीन पढ़ लिए, कौन कौन से, हमने पढ़ लिया एस्क्वेमोजल, हमने पढ़ लिया क्यूबॉइडल, हमने पढ़ लिया कॉलुमिनर। एक आखिरी आता है जिसको बोलते हैं ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर what do you mean by now glandular epithelial tissue? अब चूंकि नाम से ही थोड़ा देखिए, ग्लैंडुलर एपिथेलियल मतलब ग्लैंड की तरह बन जाना। जब एपिथेलियल टिश्यू ग्लैंड की तरह बिहेव करने लगता है, मीन्स फोल्डिंग ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या करे, फोल्ड हो, folding of epithelial tissue inward, forming a glandular structure। तो जैसे ही वो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बनाने लगेंगे, वो क्या कहलाएंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। देखिए ऐसा तो नहीं हर वक्त, लेकिन ज्यादातर टाइम पे ये एपिथेलियल टिश्यू इस तरीके से घूम के और इस तरीके से ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं,
और जब ये ग्लैंड बनाने का मतलब कि किसी चीज का सिक्रीशन करना स्टार्ट कर देते हैं एपिथेलियल टिश्यू। और खासकर इसमें आते हैं स्वेट ग्लैंड हो गए या ऑयल ग्लैंड्स हो गए, ये दरअसल हैं जो एपिथेलियल टिश्यू के थ्रू बनते हैं। तो जब कभी भी एपिथेलियल टिश्यू कभी स्पेशलाइज्ड फंक्शन के थ्रू अपने आप को चेंज करके ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है और उन ग्लैंड से कुछ सिक्रीशन स्टार्ट होने लगता है, तब उसे हम कहते हैं क्या, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। खैर आपसे इतनी ही चीजें फोकस करके पूछी जाएंगी। हाँ, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आपको कुछ और भी चीजें इसमें जोड़नी पड़ेगी, बट अप टू क्लास 9 यदि आपने एपिथेलियल टिश्यू में इतना पढ़ा हुआ है तो मुझे नहीं लगता है कि इसके बाहर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अक्सर अब क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उस कारण अब बहुत ज्यादा चांसेस हो गए हैं कि स्लाइवरी ग्लैंड में वो सपोर्टिव नेचर कर रहा है कि नहीं, किडनी में वो फिल्ट्रेटिव नेचर कर रहा है कि नहीं। तो इस तरीके के सवाल पूछे जाए कि यदि किडनी में जो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस है वो किस टिश्यू की हेल्प से पॉसिबल हो पा रहा है। जब आप किडनी में कोई टिश्यू है सेल पूछेगा तो वो पोरोसाइट सेल है, वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन यदि हम टिश्यू की बात करते हैं कि किस टिश्यू का सपोर्ट है तो वो है क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू का सपोर्ट। होप आपको एपिथेलियल टिश्यू क्लियर हो गया होगा। जो नेक्स्ट क्लास होगी, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट हैं और थोड़ा सा उनको इलॉबरेट करके बताना होगा, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो बोन हो, कार्टिलेज हो, एरोलर टिश्यू हो, तो इन सबको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा। तो हमारी पूरी एक क्लास लगेगी कनेक्टिव टिश्यू के लिए और एक लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की, जो इसमें हम बात करेंगे मस्कुलर और नर्वस टिश्यू को हम क्लम्प कर देंगे, एक साथ जोड़कर बात करेंगे। सो होप आज आपको एपिथेलियल टिश्यू क्लियर हो गया होगा और यदि फिर भी बचा है तो आई एम अवेलेबल इन व्हाट्सएप, एनी डाउट पोस्ट इट। बट उससे पहले जो भी आपको होमवर्क मिलता है आपने वो कंप्लीट करना है। इज इट क्लियर? हैव अ नाइस डे।